अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम जो 3 बड़ी खबरें लेके आ रहे हैं, एक के जस्टिस मंसूर अली शाह जो सीनियर प्रेसिडेंट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से रोकने की कोशिशें तेज़ तर हो गई हैं। ये चाहे अदलिया के अंदर से हों, बाहर से हों, और कैसे हो रही हैं ये आपको बताएंगे। दूसरा हम आपको ये बताएंगे कि नून लीग क्यों चाहती है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा कंटिन्यू करें 25 अक्टूबर के बाद भी। उनके जहन में क्या खदशात हैं इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। तीसरी हम आपको बताएंगे कि अब जो ये सब कुछ हो रहा है, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के भी एक इंटरव्यू की कोशिश करते हैं और उसके लिए कुछ सवालात और कुछ चीज़ें आपके सामने रखते हैं जो आपको ज़रा डॉट्स भी कनेक्ट करती नज़र आएंगी। तो देखिए, मसला ये है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उन्होंने 26 अक्टूबर को हल्फ लेना है। हर तरह से नज़र आ रहा है कि अब उनको रोकने की कोशिशें तेज़ हो गई हैं। ये जो नोट है, ये इख्तलाफी नोट भी उनको चीफ जस्टिस बनने से रोकने की कोशिशों का हिस्सा नज़र आता है। कैसे? क्योंकि देखिए, वो रात को भी मेरे छोटा भाई भी हैं, अली वारसी भाई, वो मुझे लिख रहे थे कि नहीं वो देखें, ये तफसीली फ़ैसला जारी ना करना, ये तो फिर एक्सटेंशन को रोकने की कोशिश है भाई। और फिर उन्होंने ये भी लिखा कि ये देखें, ये गैर आईनी तरीके से एक्सटेंशन को रोका जा रहा है। पहली बात, ये एक्सटेंशन क्यों दी जाए चीफ जस्टिस काजी फायज़? खुद अली वारसी लिखते हैं कि हाँ, वो, मैं उनको ये नहीं कहता कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए, लेकिन हाँ, वो एंटी पीटीआई जज हैं। क्या एक जज का ये तशख़्ख़ुस होना चाहिए कि वो एक जमात के एंटी है? वो फिर जज के लाने के लायक है? आज तक हमने साकिब निसार की इज्जत की है क्योंकि वो एक एंटी PMLN जज के तौर पर सामने आया था। क्या इफ्तिखार चौधरी ने इज्जत कमाई कि वो एक एंटी पीपल्स पार्टी जज था? तो क्या एक एंटी पीटीआई जज होना आपकी एक्सटेंशन का मेरिट बनता है? आपके तो जज होने का मेरिट नहीं ये रहता कि आप जज ने, और आप तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन के बैठे हुए हैं और आप एक जमात के एंटी हैं, ये आपका। तो एनीवे, तो बात ये है कि कुछ गैर कानूनी करके नहीं रोका गया। सिंपली जो इन 8 जजेस ने ये किया है, सबको नजर आ रहा है कि इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने इंतहाई जानिबदाराना, तासुब पर मबनी और साजिशी फैसले करके एक जमात को बाहर किया, और उसको बाहर करने के लिए, पीटीआई को बाहर करने के लिए उसने वो 13 जनवरी का काला जमहूरियत कुश, आइन कुश फैसला इस्तेमाल किया जो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने लिखा था। उससे सहूलतकारी लेके इलेक्शन कमीशन ने सब कुछ ये गैर कानूनी काम किए। ठीक है, तो इन जजेस ने सिंपली वो चीज़ें रिवर्स की हैं। इसमें गैर आईनी क्या है? क्या आप कहते हैं कि जी ठीक है, अब बड़ी इन जजेस को फिक्र है कि जी वो रिव्यू इनफेक्चुअस हो जाएगा जो हुकूमत का 12 जुलाई की जजमेंट के रिजर्व फैसले वाले के खिलाफ आया हुआ है, वो इनफेक्चुअस हो जाएगा अगर उस पर अमल दरामद हो गया। ठीक है, ये इतनी भूंडी दलील है, इतनी भूंडी दलील है, और माजरत के साथ जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से आना दलील, तो फिर और भी बंदे को रोना आता है। अगर यही मेरिट है तो फिर 13 जनवरी का जो काला फैसला है उसका रिव्यू आज तक क्यों नहीं फिक्स हुआ? 7 माह होने के वो रिव्यू क्यों नहीं फिक्स हुआ? उस फैसले को बुनियाद बना के पूरा इलेक्शन हो गया, वो इलेक्शन मुतनाज़ा तरीन हो गया, चोरी हो गया, सब कुछ हो गया, तो वो क्यों नहीं आज तक हुआ? वो फिर वो रिव्यू भी इनफेक्चुअस हो गया क्योंकि उस फैसले के तहत इलेक्शन तो हो चुके हैं। अब फिर उस रिव्यू को लगा के का चूमना और चाटना। तो यहां पर भी भाई रिव्यू नहीं इनफेक्चुअस होता। जैसे हुक्मरान इत्तेहाद के पास ये 23 सीटें थी ना पीटीआई की, मखसूस नशिस्तें, सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दी कि नहीं, हुक्मरान इत्तेहाद के पास हो सकती है, वो खत्म होगी। इसी तरह अगर ये वक्ती तौर पे पीटीआई को मिल भी जाएंगी, अगर रिव्यू में एरर ऑफ द जजमेंट साबित हो जाता है तो रिवर्स होकर दोबारा हुक्मरान इत्तेहाद के पास चली जाएंगी। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? अगर हुक्मरान इत्तेहाद से लेकर पीटीआई को दी जा सकती है तो पीटीआई से लेकर वापस भी दी जा सकती हैं। इनफ्रुक्चुअस कैसे हो गया?
एरर ऑफ द जजमेंट तो किसी वक्त भी रिवर्स हो सकता है। तो ये बड़ा ही अफसोसनाक है और ये जाहिर करता है कि ये इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन क्यों है। आप ये देखिए कि ये फैसला कहता है आप अगर कोई फैसला आईनी नहीं है, कानून पर पूरा नहीं उतरता, तो कोई भी रियासत की आईनी बॉडी, स्तून, इदारा उसको मानने और उस पर अमल करने का पाबंद नहीं है, वो ना माने। यानी कि ये दो जजेस जो ख्वाजा आसिफ बात कर रहे थे कि फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा तो आईनी ब्रेकडाउन हो जाएगा, आईनी मेल्टडाउन हो जाएगा, ये जजेस दोनों जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान उस जो आर्गूमेंट है उसको बुनियाद फराहम कर रहे हैं कि आप ये आईनी ब्रेकडाउन करें, ना माने फैसला। क्या आप ये कह रहे हैं? ये मतलब क्या है? और फिर आपको एक बात बताएं, वकला का ये कहना है कि आज तक उन्होंने कोई ऐसी जजमेंट नहीं पढ़ी, कोई ऐसा माइनॉरिटी व्यू नहीं पढ़ा जिसमें ये रोने रोए जाएं कि जनाब वो डिटेल जजमेंट जल्दी दो वरना इन्फेक्शस हो जाएगा रिव्यू। उन्होंने कहा ये कहाँ से ख्याल आए भाई, क्यों इतनी ये लिखने पड़े? चीफ जस्टिस काजी फैसला मौसूफ भी यही कमेटी में बैठ के जिसे कहते हैं वो कह रहे हैं कि जनाब नहीं 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 लगाओ लगाओ लगाओ। आखिर क्या है ऐसा? तो फिर वो यही है ना कि आपको वो 2/3 मेजॉरिटी हुकूमत को दिलवानी है और दिलवा के वो आईनी तरमीम करवानी है जिसके जरिए चीफ जस्टिस काजी फैसला को एक्सटेंशन मिले। ठीक है। और जब ख्वाजा आसिफ ओपनली कहें कि जनाब हमें यह खदशा है कि अक्टूबर में वो इलेक्शन की पिटीशन टेकअप होगी, 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली की पिटीशन और इलेक्शन कालेदम हो जाएगा, तो इससे मजीद इट मेक सेंस के असल में क्या खदशा है जिस वजह से चीफ जस्टिस काजी फैसला को रखना है, क्योंकि पता है कि चीफ जस्टिस काजी फैसला कम से कम अक्टूबर तक वो पिटीशन नहीं लगाएंगे, तो अगर वो अक्टूबर से आगे भी जाएंगे तो वो पिटीशन नहीं लगाएंगे। ठीक है। और फिर आप ये देखिए कि जस्टिस मंसूर अली शाह को रोकने के लिए इस हद तक चीजें जाएंगी। ये क्या हो रहा है मुल्क के अंदर? और फिर ये दो जजेस क्या रियासत को सुप्रीम कोर्ट से बगावत का मशवरा दे रहे हैं? एक रियासत जो पिछले 1-1.5 साल से जिसने अदालतों की रिट खत्म की हुई है एस्टेब्लिशमेंट और इस हुकूमत ने, वो एक को जमानत देते हैं, वो दूसरे केस में उठा के ले जाते हैं, अजीबोगरीब झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं। ठीक है। वो ऑलरेडी अदलिया की रिट को नहीं मान रहे, ऊपर से पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से दो जजेस का कहना कि हाँ वाकई ना माने सुप्रीम कोर्ट की रिट। ये तो जुडिशल, ये तो मतलब मुल्क में अदलिया की रिट खुद अदालत के दो जजेस खत्म करने की बात कर रहे हैं। इसके बाद तो खुदा की कसम बचता ही कुछ नहीं है इस मुल्क के अंदर। यानी कि कौन तय करेगा कि ये कौन सा फैसला आइन पर मबनी होता है और कौन सा नहीं होता? ये कौन तय करेगा, हमें बताएं। ठीक है। ये दो जजेस तय करेंगे या ये 8 जजेस का माना जाएगा? और अगर ये हो जाएगा तो फिर तो ये रियासत की मनमर्जी है, वो जिस फैसले को कहेगी ये तो आइन पर मबनी नहीं, हम नहीं मानते। और अगर रियासत अदालत के फैसले नहीं मानती तो शहरी क्यों माने अदालत के फैसले पर? वो भी कहे फिर ठीक है जी आइन पर नहीं मबनी, ये कानून पर भी मबनी, ये मेरे हक में फैसला क्योंकि नहीं आया तो ये आइन पर मबनी नहीं है, मैं नहीं मानता। क्या ये है? ठीक है। मतलब बताइए ना, आखिर क्या है ऐसा जो ये किया गया है सब कुछ? अगर ये बात एक रिजर्व सीटों की जजमेंट की है तो उसके लिए इस हद तक क्यों जाया जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि वो आईनी तरमीम करवानी है, जिसके लिए हुकूमत पागल हुई जा रही है कि नहीं जी नहीं, हमने तो वो आईनी तरमीम ला के छोड़नी है। और अब आप देखिए वो जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम का जो अब वो मंडे को टेबल होने जा रहा है और सेम डे में वो कौमी असम्बली और सेनेट दोनों से पास हो जाएगा और उसको एक्ट बना दिया जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है कि इस फैसले पर अमल दरामद रोका जाए 12 जुलाई वाले पर। और आपको मैं याद करवा दूं कि मैंने आज से 2 हफ्ते पहले ये खबर दी थी, एंड आई स्टैंड बाय माई स्टोरी के एस्टेब्लिशमेंट का ये कहना है कि इन जजेस को थकाओ, इनको थकाओ, इतना फैसले पर अमल दरामद डिले करते रहो, इतने रोड़े अटकाते रहो कि एंड में ये मेजॉरिटी जजेस
जस्टिस जमाल खान मंदोखेल वाले नोट के ऊपर आके एग्री करेंगे, ठीक है पीटीआई पार्लिमानी पार्टी है, लेकिन यही जो 39 लोग हैं और बाकी फिर रिजर्व सीटें वापस जाएं हुकूमत के कोटे में। लेकिन अब इसमें जो बहुत दिलचस्प बात है, आप कहेंगे कि यार क्यों आखिर इतना। देखिए, आपको ये समझना होगा कि एक जो नून लीग की एक बड़ी, हमें ज़रा ने बताया कि जो शख्सियत हैं जो बहुत ही अहम फैसला साजी करती हैं, वो ज़रा ये कहते हैं कि उनका ये कहना है कि जनाब हमें चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा चाहिए है। और ये नून लीग का हमेशा से मिजाज रहा है कि वो ये चाहते हैं कि आर्मी चीफ भी उनका हो, चीफ जस्टिस भी उनका हो, तो फिर वो गवर्न कर सकते हैं। पाकिस्तान के अगर आप देखें सियासी हालात जिस अंदाज में पाकिस्तानी रियासत करती है, तो नून लीग की जो मजबूरी समझ भी आती है। लेकिन इधर बात हो रही है स्पेसिफिकली चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा की। अभी जो इमरान खान साहब जो कुछ कर रहे हैं, ठीक है, और दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट को डील ऑफर कर रहे हैं, दूसरी तरफ अदलिया एंटी इस्टेब्लिशमेंट हुई हुई है, वो इलेक्शन खोलने की बात कर रही है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स चलाने की बात कर रही है, और मैंडेट वो फॉर्म 47 वाला है, वो लास्टिक की शलवारें हैं पीएमएलएन के लोगों ने पहनी हुई। तो अब उसमें चीज़ ये है कि उनका ये मानना है कि अगर ये जो मईशत है ये चल नहीं रही, अदलिया इलेक्शन खोलने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे में अगर इस्टेब्लिशमेंट किसी मौके पर हमें इमरान खान से डील करके अबेंडन करती है, तो फिर जो हमने अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़नी होगी, उसमें चीफ जस्टिस कादी फाइज़ा का सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के ओहदे पर बैठा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर हम इनके साथ मिलकर ही वो लड़ाई लड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप माजी का काजी साहब का रिकॉर्ड देखें, जब नून लीग पीपल्स पार्टी से लड़ रही थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके, तो काजी साहब भी मेमो गेट कर रहे थे पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट। ठीक है, उस कमीशन के सरबराह थे जो जिसने हुसैन हक्कानी साहब को, जिसे कहते हैं ना, रगड़ दिया था, वो काजी फाइज ईसा का कमीशन था। ठीक है, लेकिन वही काजी फाइज़ा जिन्होंने रियासत के मुफाद को मद्देनज़र रखते हुए मेमोगेट कमीशन किया और रियासत के मुफाद का भरपूर उसमें ख्याल रखा और उसको सर्व किया रियासत के मुफाद को, ठीक है, कौमी मुफाद को, वो काजी फाइज़ा जब नून लीग की ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का हमला आया, उसी काजी फाइज़ा ने हुदैबिया पेपर मिल्स केस में नून लीग की क़यादत के खिलाफ रेफरेंस ऑफ फ्रिवलेस ही था, लेकिन उसमें उन्होंने उस रेफरेंस को बचाने में नून लीग को भरपूर किरदार अदा किया और उसको उठा के बाहर फेंक दिया, जब पनामा गेट का पूरा असॉल्ट नून लीग पर इस्टेब्लिशमेंट का चल रहा था, हमला चल रहा था। फिर इसी तरह आप देखिए कि फैज़ाबाद धरना वो सारा टीएलपी इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई ला के नून लीग की हुकूमत को मज़ीद कमज़ोर करने के लिए, तो यही काजी फाइज़ा फैज़ाबाद धरना केस का फैसला लेके आ गए। ठीक है, अगेन एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए। लेकिन जैसे ही 2022 में नून लीग की इस्टेब्लिशमेंट से डील हो गई, ठीक है, और वो जिसे कहते हैं इमरान खान की हुकूमत गिरा के इक़्तिदार में आ गए, ठीक है, 2019 से लेकर 2022 तक चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा सख्त एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे। ठीक है, वो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंसेस में जाके जो तकारीर करते थे, सुप्रीम कोर्ट में जो चीज़ें करते थे, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ रहे थे। लेकिन जो ही नून लीग की सुलह हुई तो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा भी अच्छे बच्चे बन गए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के मुफाद को कहीं पर नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि सर्व किया। ये 13 जनवरी का फैसला इस्टेब्लिशमेंट के मुफादात को सर्व करना था। ठीक है, तो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा की कैपेसिटी सबको पता है, इंक्लूडेड नून लीग, कि अगर इस्टेब्लिशमेंट से हमारी लड़ाई होगी तो काजी फाइज़ा की भी लड़ाई हो जाएगी,
अगर हमारी सुलह होगी तो ये भी अच्छे बच्चे बन के रहेंगे। तो अगर फ्यूचर में, अगर आने वाले दिनों में इस्टेब्लिशमेंट हमारे मुफाद पर ज़र्ब लगाती है, हम पर ज़र्ब लगाती है, हमारी हुकूमत पर ज़र्ब लगाती है, हमें निकालने की कोशिश करती है, तो उस वक्त जो हमें पुश बैक करना होगा वो चीफ जस्टिस कादी फैसला के ज़रिए ही कर सकेंगे। तो इसलिए उनका वो दफ्तर में होना बहुत ज़रूरी समझते हैं और वो उनको नहीं जाने देना चाहते। अब आगे आ जाइए, अब कुछ सवालात हैं और वही हैं क्योंकि जो बहुत अहम है। और मैं चीफ जस्टिस कादी फैसला को बिल्कुल मामूली सा सहाफ़ी हूँ, लेकिन मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू की दावत भी देता हूँ कि वो आएँ और इन सवालात का जवाब दें। वैसे तो उन पर जब हो तो वो अपने लाडलों को तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर भी वो जो जहाँ पर वो इंसानी हकूक़ का मकबरा बनवा रहे हैं वहाँ पर इंटरव्यू दे देते हैं, प्रेस टॉक कर लेते हैं। तो एक मामूली सहाफ़ी को भी दे दें कि इंटरव्यू। पहला सवाल गाजी साहब, आप सिर्फ नून लीग इक़्तिदार से बाहर हो तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट क्यों होते हैं, और जब वो इक़्तिदार में आ जाए तो आपका वो सारा चाव क्यों उतर जाता है? दूसरा सवाल, ये जो 2 जजों का इख्तलाफी नोट है, इसकी लैंग्वेज बड़ी आपकी लैंग्वेज से मिलती जुलती है। क्या इसके लिखने में कोई आपका भी किरदार है? 12 जुलाई से लेके कल ये नोट जारी होने तक आपकी जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान से कितनी मुलाकातें हुई सुप्रीम कोर्ट में और घर पर, और क्या गुफ्तगू हुई? अगर कॉल पर बात हुई तो क्या, किस बारे में बात हुई? तीसरा, आप ये बताइए, आपको एक्सटेंशन चाहिए या आप 25 अक्टूबर की रात 12 बजे अपना गाउन जो चीफ जस्टिस का है वो उतारने के लिए तैयार हैं? बताइए ज़रा। तीसरा, चौथा का 5 सवाल है बल, एक और सवाल कि ये मिसकंडक्ट और हाई ट्रीजन में नहीं आता कि अगर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस रियासत को कहें कि वो सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला मत माने? आता है या नहीं आता, ये बताइए। ये आइन शिकनी में, बगावत में और मिसकंडक्ट में आता है कि नहीं आता? फिर आप ये बताइए कि क्या ये जो हुकूमत इतने दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही थी उससे मिलती जुलती बातें इस फैसले का हिस्सा कैसे बनी? ये जो डिसेंटिंग नोट है। फिर आप ये बताइए कि ये आपके बारे में जो तासुर की बात की जा रही है कि आप एंटी पीटीआई जज हैं, ऐसा क्यों है? ये बताइए कि आपने जस्टिस अतर मंडला के बारे में वो नोट क्यों लिखा, क्या आपका उसके बारे में था? और फिर क्या आप अब ये तासुर देना चाह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को कि अगर मैं चीफ जस्टिस नहीं हूं तो बेशक मार्शल लॉ लगा दें, अगर मुझे ये नहीं रहने देते मंसूर अली शाह और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस, तो आप मार्शल लॉ लगा दें, फैसले मत माने सुप्रीम कोर्ट के, ये फैसले आईनी नहीं है, गैर आईनी नहीं है, क्योंकि ये फैसले मेरी मंशा के मुताबिक नहीं है। क्या आप ये पैगाम दे रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को? फिर आप ये बताइए कि आपकी नज़र में सुप्रीम कोर्ट के कौन से जजेस ऐसे हैं
जो आइन की बात करते हैं, ताकि हमें पता चले कि आपका जो बकौल हमारे सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब के सुप्रीम कोर्ट में दस्तूरी ग्रुप कौन सा है, ठीक है, ज़रा वो हमें बता दीजिए कि ताकि पता चले। जिस तरह हमारे प्रेस क्लब में एक दस्तूरी ग्रुप बन जाता था ना, तो इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई दस्तूरी ग्रुप है तो वो कौन सा है, ठीक है। फिर ज़रा ये भी बताइए कि ये जो बाहर कुछ आपके मद्दाह सहाफ़ी हैं, वो बड़ा कल के नोट को लेके नाच कूद रहे हैं, क्या ये उनको फ्यूल प्रोवाइड किया गया है कि वो ज़रा ट्रोलिंग करें इन 8 जजेस की? और फिर क्या ये नोट तफसीली फ़ैसला जारी होने से पहले जारी करवाने का मकसद उन जजेस पर दबाव डलवाना था कि आप तफसीली फ़ैसला जारी करें, ठीक है? क्या ये उस दबाव का है, और क्या इस दबाव के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से और कई लोग फिर गवर्नमेंट के साथ अलाइंड हैं? फिर आप ये बताइए कि ये जो एक्ट में तरमीम आ रही है, इलेक्शन एक्ट में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मौसर करने के लिए 12 जुलाई के, क्या ये तरमीम में भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कोई मुशावरत शामिल है कि यूं करें और फिर हम यूं करेंगे और फिर यूं करेंगे? क्या ये किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है? क्या ये लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में एक बड़े प्लॉट का हिस्सा है? बताइए ज़रा, ये सब सवालात के जवाब दीजिए। वो हमारे सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब ने कल एक बात कही कि ये सिर्फ जजेस नहीं, इन 2 जजेस की नहीं, इनके उस्तादों की भी डिग्रियां चेक होनी चाहिए कि उन्होंने इनको क्या पढ़ाया था। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, जब चीफ जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ जब रेफरेंस खारिज हुआ, तो जो माइनॉरिटी व्यू था उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक नोट लिखा था जिसमें उन्होंने बड़ी कैलकुलेशन की थी कि 2 जज ये कह रहे हैं, 3 ये कह रहे हैं, 4 ये कह रहे हैं, फलान ये वो। तो मैं हमेशा हंसते हुए कहता था कि यार, वो जो जस्टिस मुनीब अख्तर का डिसेंटिंग नोट है ना, वो लॉ कॉलेजेस में पढ़ाया जाना चाहिए कि ऐसे नहीं लिखते होते। सेम वे में अब मैं समझता हूँ कि जो ये 29 सफ़ों का डिसेंटिंग नोट जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का है, ये भी लॉ कॉलेजेस में लॉ स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए कि ये कभी नहीं लिखते होते। अगर आपने कानून की अलिफ भी पढ़ रखी है तो भी आप ये कभी नहीं लिखेंगे, ये कभी भी आइन और कानून और उसमें नहीं लिखा जा सकता जो इस नोट में लिखा गया है। ये तो पिटीशन में नहीं लिखा जा सकता जो नोट में लिख दिया जजेस ने। तो ये भी ज़रूर अब वहाँ पर पढ़ाया जाना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को पता हो कि अगर कल को उनमें से कोई जज बने या वकील बने तो क्या चीज़ें बड़ी एम्बैरसिंग होती हैं और वो किसी भी तरह से आइन और कानून के शायान शान नहीं होती, अदालती डेकोरम के शायान शान नहीं होती, जजेस के रुतबे के शायान शान नहीं होती। तो ये सब कुछ हुआ है, लेकिन हुजूर का इकबाल बुलंद हो। अब देखते हैं कि जैसे मंसूर अली शाह को, क्योंकि अब जो कोई डाउट ही नहीं है कि ये बात हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत दिलवाने की है ही सिर्फ एक लिए कि वो आइनी और जुडिशल पैकेज लाकर चीफ जस्टिस काजी फैसल को एक्सटेंशन दे सकें। इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है, इसका कोई मकसद नहीं है। यही एक 1 पॉइंट एजेंडा है और उसके लिए चीफ जस्टिस काजी फैसल जिस अंदाज में बिहेव कर रहे हैं, तो किसी को कोई ये डाउट नहीं होना चाहिए कि ये तासुर ना मिल रहा हो कि चीफ जस्टिस काजी फैसल एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते। क्लियरली तमाम उनकी मूव्स जिस तरह से स्ट्रेटजाइज कर रहे हैं, वो बता रही हैं कि ही इज़ ऑल आउट फॉर एन एक्सटेंशन। और उसके लिए वो हुकूमत को भी है, अदलिया के अंदर से तासुर दिलवा रहे हैं कि आप अगर इस फैसले पर अमल दरामद करोगे और मुझे एक्सटेंशन नहीं दोगे तो ये मंसूर अली शाह वगैरह आके ये कर देंगे।
और दूसरी तरफ आप ना मानो ये फैसला, इसको गैर आईनी कह दो और कहो हम नहीं मानते, तो अदलिया के अंदर से आप पर मैं कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान में हूँ। ये एक तासुर है पूरी तरह इस फैसले का, इस डिसेंटिंग नोट का। बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।